प्रिय साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस प्रेरणादायक कहानियों की श्रृंखला वाले चैनल में। आइए शुरू करते हैं मूर्तिकार और चिकनी मिट्टी की प्रेमिका की कहानी। रत्ना की विधवा माँ बताती है, बेटा राज, आप 10 दिनों से जिस लड़की की पेंटिंग बना रहे थे वह मेरी बेटी रत्ना नहीं थी, बल्कि रत्ना की बहन माया थी। चित्रकार राज पूछता है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, आप क्या कहना चाह रही है? रत्ना और माया मेरी जुड़वा बेटियां हैं। माया 10 दिन पहले ही पड़ोस के रंजीत नाम के लड़के के साथ घर पर बिना बताए मुंबई हीरोइन बनने भाग गई है। लेकिन आपकी पेंटिंग देखकर और आपकी बातों से मुझे पक्का यकीन हो गया है कि उस आवारा, नीच, धोखेबाज रंजीत ने उसे धोखा दे दिया है और वह मुंबई पहुंची ही नहीं है, इधर दिल्ली में ही इधर उधर भटक रही है। यह बात राज को बोलते बोलते रत्ना माया की विधवा मान बिना एक भी आंसू टपकाए रोने लगती है। अपनी माँ को रोता हुआ देखकर रत्ना राज की बगल वाली कुर्सी से उठकर माँ के पास पलंग पर बैठकर अपनी माँ को दोनों कंधों से पकड़कर रोने से चुप करवाते हुए राज से कहती है, पेंटर बाबू, आप अभी ही यहाँ से चले जाओ। हम पहले ही माया की वजह से बहुत दुखी परेशान है। आपने माया की पेंटिंग दिखाकर हमें और दुखी कर दिया है। रत्ना की इस बात से चित्रकार राज अपने को बहुत अपमानित महसूस करता है। इसलिए वह रत्ना की माँ को प्रणाम करके चुपचाप उनके घर से जाने लगता है। लेकिन सर्दी का मौसम, ऊपर से जाड़े की रात में मूसलाधार बारिश और कार की जगह बाइक। राज घर जाए तो जाए कैसे? रत्ना माया का घर भी दिल्ली के बॉर्डर के देहाती इलाके के टिकरी गांव में और राज का घर दिल्ली के बीचों बीच। इतनी मुश्किलों के बावजूद भी राज को रत्ना माया के घर 1 मिनट भी ठहरना गवारा नहीं होता है। वह तुरंत उनके घर से निकलकर सामने बंद पड़ी काली पन्नी यानी पॉलिथीन की छत वाली छोटी सी चाय की दुकान के नीचे बरसात से बचने के लिए खड़ा हो जाता है। तभी गुप अंधेरे में उसे अपनी तरफ कोई आता हुआ दिखाई देता है। जैसे ही बिजली के खंभे की रोशनी में उसे साफ दिखाई देता है कि वह तो रत्ना थी। रत्ना उसी की तरफ लाल रंग का छाता लेकर आ रही थी। रत्ना चित्रकार राज के पास आकर कहती है, माँ ने कहा है कि बारिश बंद होने तक आप हमारे घर पर रुक जाएं। फरवरी की बारिश में ओले पड़ने का भी डर रहता है और आप बाइक से अपने घर कैसे पहुँचेंगे? रत्ना के शब्दों में मिठास तो नहीं थी, लेकिन राज मजबूर था। ठंड के मौसम में बारिश, ऊपर से अनजान इलाका, चोर लफंगों के साथ साथ जंगली जानवरों जैसे सांप और दूसरे जहरीले कीड़े मकोड़ों का डर। इसलिए राज रत्ना के साथ छाते में छुपकर उनके घर पहुंच जाता है। उनके घर पहुंचकर राज समझ नहीं पाता है कि आधे घंटे पहले इनके घर में कितनी उदासी और निराशा फैली हुई थी और अब घर में ऐसा लग रहा है जैसे किसी के जन्मदिन की पार्टी हो। घर में रंग बिरंगे गुब्बारे, रंग बिरंगे बिजली के बल्बों की लड़ी जल रही है। तभी रत्ना की माँ रसोई घर से आवाज देकर पूछती है, रत्ना बेटी, राज बेटा को अपने साथ घर ले आई है ना? रत्ना कहती है, हाँ माँ, आप सच कह रही थी। इतनी बारिश में पेंटर बाबू बाइक से घर कैसे जाते? रत्ना की माँ रसोई घर से ही बोली, चल ठीक है, उनके पास कोयले की जलती हुई अंगीठी रखकर जल्दी से मेरे पास रसोई घर में आ जा। और कुछ ही देर में दोनों माँ बेटी गर्मागर्म चाय, समोसे, आलू प्याज के पकोड़े राज के सामने रखी टेबल पर लाकर रख देती है और राज को चाय के साथ समोसे और गरम पकोड़े खाने के लिए कहकर खुद भी खाने लगती है।
राज अपने मन की शंका मिटाने के लिए पूछता है, कुछ देर पहले तो घर में इतनी सजावट नहीं थी। किसी का जन्मदिन है क्या? हाँ बेटा, आज रत्ना माया का जन्मदिन है। आप रत्ना के साथ बैठकर बातें करो। मैं माया की पसंद का गाजर का हलवा पकाने रसोई घर में जा रही हूँ। और फिर रत्ना की माँ रसोई घर में जाने से पहले मुस्कुरा कर कहती है, रत्ना तो अपनी पसंद के छोले भटूरे खुद ही पकाती है। मेरे हाथ से पके हुए छोले भटूरे इसे पसंद नहीं आते हैं। हाँ, माया के हाथ के पके हुए छोले भटूरे खूब स्वाद से खाती है। रत्ना की माँ के यह बात कहने के बाद राज जब रत्ना के चेहरे की तरफ देखता है तो अपनी माँ की यह बात सुनकर रत्ना के चेहरे पर ऐसे भाव आते हैं जैसे कि उसकी माँ झूठ बोल रही हो। माँ के रसोई घर में जाने के बाद रत्ना राज से पूछती है, माया ने अपने घर का पता आपको लिख कर दिया था या उसने बोला था और फिर आपने लिखा था? रत्ना के इस सवाल का जवाब राज पूरे आत्मविश्वास के साथ नहीं दे पाता है कि माया ने खुद अपने हाथों से मुझे अपने घर का पता लिख कर दिया था। रत्ना कहती है, आप झूठ बोल रहे हो पेंटर बाबू, क्योंकि माया अनपढ़ है और मैं 10वीं पास हूँ। और तब राज कुछ सोच कर कहता है, हो सकता है माया अनपढ़ हो, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। माया ने खुद अपने हाथों से अपने घर का पता मुझे लिख कर दिया था। रत्ना ने कहा, जब मैं दुकान पर चली जाती हूँ तब माया ने शायद मुझसे चोरी छिपे हिंदी पढ़ना लिखना सीख लिया होगा। राज पूछता है, क्या सामान बेचने की आपकी दुकान है? रत्ना बताती है, हमारी श्मशान घाट के पास अंतिम संस्कार का सामान बेचने की दुकान है। राज पूछता है, स्त्री होकर आपको श्मशान घाट के पास ऐसा सामान बेचने से भय महसूस नहीं होता है? रत्ना कहती है, क्या करूं पेंटर बाबू, मजबूरी है। अगर हम दोनों बहनों का भाई होता तो पिता की मौत के बाद दुकान की सारी जिम्मेदारी वही उठाता। रत्ना का यह जवाब सुनकर राज चुप हो जाता है, लेकिन उसे ऐसा महसूस होता है कि रत्ना किसी मजबूरी में नहीं बल्कि यह काम अपने शौक से कर रही है। राज के चुप होने के बाद रत्ना राज से पूछती है, आपके परिवार में कौन कौन है? राज बताता है, मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान था। एक प्लेन दुर्घटना में 2 बरस पहले उनका देहांत हो गया है। तभी राज के पीछे से कोई बोलता है, तो मुझसे शादी कर लो। कब तक अकेलापन बर्दाश्त करोगे? राज तुरंत पीछे मुड़कर देखता है तो रत्ना माया की माँ हाथ में गाजर का हलवा लिए खड़ी हुई थी। माँ के मुंह से यह अजीबोगरीब शब्द सुनकर राज पूछता है, कुछ कहा आपने? माँ बोलती है, हाँ, मैं यह कह रही हूँ बेटा, कोई अच्छी लड़की देखकर शादी कर लो। कब तक अकेलापन बर्दाश्त करोगे? मैं जानती हूँ अकेलापन कितना दुखदाई होता है। मुझ अनाथ को रत्ना के पिता शादी करके सहारा नहीं देते तो न जाने मेरा क्या होता। वह हमेशा कहते थे, माया, मुझे तुमसे मौत के अलावा दुनिया की कोई भी शक्ति जुदा नहीं कर सकती है। राज चौंक कर पूछता है, क्या आपका नाम भी माया है? रत्ना माया की माँ कुछ भी जवाब दिए बिना गाजर का हलवा राज के सामने टेबल पर रखकर रसोई घर में चली जाती है। इसलिए यही सवाल राज रत्ना से पूछता है तो रत्ना बताती है, जब से माया घर छोड़कर गई है तब से माँ के दिलो दिमाग पर माया ही माया छाई हुई है। दिन रात माँ माया को याद करती रहती है।
इसलिए माँ के मुंह से अपना नाम माया निकल गया होगा। राज पूछता है, वैसे आपकी माँ का नाम क्या है? रत्ना कहती है, माँ का नाम तो मुझे नहीं मालूम। राज आश्चर्य होते हुए बोला, आपको अपनी माँ का नाम नहीं पता? यह अनोखी बात मैंने अपने जीवन में पहली बार किसी इंसान से सुनी है। राज आगे पूछता है, अच्छा, अपने पिता का नाम तो आपको पता होगा ना? रत्ना बताती है, हाँ, पिताजी का तो नाम तो मुझे मालूम है। उनका नाम रंजीत था। रंजीत नाम सुनकर राज की उलझन और बढ़ जाती है। इसलिए वह फिर दोबारा पूछता है, अभी आपकी माँ ने बताया था कि आपकी बहन माया पड़ोस के किसी रंजीत नाम के लड़के के साथ मुंबई हीरोइन बनने घर से भाग गई है। हाँ, माँ ने सच कहा था। माया पड़ोस के रंजीत नाम के लड़के के साथ घर से भाग गई है। और रंजीत नाम दुनिया में किसी और का भी हो सकता है। रत्ना इतने आत्मविश्वास के साथ जवाब देती है कि राज की बोलती बंद हो जाती है। उसी समय राज सोच में पड़ जाता है कि मैंने किस लड़की की पेंटिंग बना दी है और मैं किस लड़की को अपना दिल दे बैठा हूँ। वह खुद भी अनोखी और अजीबोगरीब थी और अपने परिवार की तरह अनोखी बातें कर रही थी। उसका परिवार भी उसी की तरह अनोखी बातें कर रहा है। सबसे डरावना तो मुझे इनका घर लग रहा है। 100-200 साल पुराना खंडहर जैसा घर। माया मुझे मिली भी थी तो वह भी बहुत अनोखे ढंग से। हाईवे के किनारे वीरान अंधेरे में कीचड़ चिकनी मिट्टी से सनी हुई और बारिश की बूंदों से ऐसे बचने की कोशिश कर रही थी कि उसके ऊपर जैसे कोई ज्वालामुखी का गरम गरम लावा फेंक रहा हो और ठंड से कांपती हुई। अगर उस जगह मेरी गाड़ी पंचर ना होती तो वह शराबी ट्रक ड्राइवर ना जाने उसे कहां से कहां पहुंचा देता। शायद माया रत्ना को नहीं मालूम कि उनके पास अपार हुस्न की माया है। इसलिए तो दोनों बहनें लापरवाह होकर बेखौफ घर से बाहर निकल जाती है। रत्ना मर्दों का सामान बेचने वाली अंतिम संस्कार की दुकान संभालती है और माया अच्छे बुरे लोगों की पहचान किए बिना हीरोइन बनने का ख्वाब देख रही है। फिर राज अपने से ही नाराज होकर सोचता है, काश मैं माया की तस्वीर बनाते हुए उसे अपने दिल का हाल सुना देता कि मैं उस खूबसूरत गुड़िया जैसी लड़की का दीवाना हो गया हूँ। लेकिन मैं सुनाता भी कैसे? वह अपनी तस्वीर बनवाने के विषय के अलावा मुझसे दूसरी बात करने के लिए तैयार ही कहाँ थी। अपना नाम तक तो उसने मुझे बताया नहीं था। सिर्फ मुझसे कहा था कि मेरी सहेली की शादी है, इसलिए जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती मैं उसके घर पर रहूंगी और तब तक ही मैं आपके घर आकर अपनी तस्वीर बनवा सकती हूँ। और पहली मुलाकात में मेरे घर के अंदर सोने की जगह मेरी गाड़ी में ही खाना खाकर सोई थी। मुझसे डरकर नहीं, बल्कि मेरे मोती कुत्ते से डरकर। और तस्वीर पूरी होने के बाद उसने मुझे श्मशान घाट में बुलाया था। ऐसी जगह में कैसे मैं अपने प्यार का इजहार माया के सामने कर सकता था? और मैं पहले ही अपने प्यारे मोती कुत्ते की अचानक मौत से दुखी था। उस रात वह अपनी तस्वीर देखकर बिना तस्वीर लिए अपने घर का पता लिखकर मुझे देकर चली गई थी। मुझे यह याद क्यों नहीं आ रहा कि माया ने पता बोला था और मैंने लिखा था, या माया ने खुद पता लिखाकर मुझे दिया था। लेकिन एक बात तो मुझे समझ आ गई है कि माया ने मुझे श्मशान घाट क्यों बुलाया था, क्योंकि श्मशान घाट से ही उसके परिवार का पालन पोषण होता है, क्योंकि श्मशान घाट ही उनकी रोजी रोटी का साधन है।
तभी राज को याद आता है कि माया ने श्मशान घाट के बाहर जो सीमेंट पत्थर की पीने की पानी की टंकी लगी हुई है, उस टंकी के ऊपर एक पन्नी यानी पॉलिथीन में लपेटकर कुछ सफेद रंग के पेपर चिट्ठी जैसे टंकी की छत पर भारी पत्थर से दबाकर रखे थे। कहीं वह पेपर उसका मेरे लिए प्रेम पत्र तो नहीं था, या उसने वह पता लिखकर वहां रखा था जिस पते पर वह इस समय रह रही है। यह विचार मन में आने के तुरंत बाद राज अपने घर नौकर को फोन करके बोलता है, अभी ही हमारे घर के पास वाले श्मशान घाट में जाओ और श्मशान घाट के बाहर जो पानी पीने की टंकी लगी हुई है उसके ऊपर पत्थर से दबा हुआ पॉलिथीन में जो कुछ भी सामान रखा हुआ है उसे लेकर घर आओ और फिर उस सामान की फोटो मुझे मेरे व्हाट्सएप पर भेजो। ऑटो से जाना, ऑटो से आना। पैसे की जरूरत हो तो ताकिए के नीचे अलमारी की चाबी रखी हुई है, अलमारी से निकाल लेना। नौकर कहता है, ठीक है साहब, मैं अभी जाता हूँ। जब राज अपने नौकर से फोन पर बात कर रहा था तब रत्ना और उसकी मां खड़े होकर भूखी आदमखोर शेरनी की तरह उसकी तरफ देख रही थी। उनसे नजरें मिलते ही राज को अजीब सी घबराहट होने लगती है, जैसे वह साधारण स्त्रियों के सामने नहीं बल्कि दो भयानक डरावनी चुड़ैलों के सामने बैठा हुआ है, जो अपने मन में उसकी हत्या करने का विचार लाकर उसकी तरफ घूर घूर कर देख रही है। राज उनकी डरावनी नजरों से बचने के लिए बहाने से पलंग से खड़ा होकर मकान के पीछे की खिड़की खोलकर देखता है कि बारिश बंद हुई है या नहीं। लेकिन खिड़की खोलकर यह देखकर राज का डर घबराहट और बढ़ जाती है, क्योंकि वह जिस टूटे फूटे हवेली जैसे मकान में रत्ना और उसकी मां के साथ था, वह मकान गांव से दूर खेत में बना हुआ था। उसके पास से गांव की जोहड़ यानी तालाब गुजर रही थी और दूर दिल्ली पंजाब हाईवे दिखाई दे रहा था। यह गांव दिल्ली के सिंधु बॉर्डर के पास का टीकरी गांव था। राज रत्ना की मां से बिना कहे, बिना आज्ञा लिए, उनके किसी भी सवाल का जवाब दिए बिना घर का दरवाजा खोलकर देखता है तो सच में उनका घर गांव से दूर सुनसान सन्नाटे खेत में बना हुआ था। घर से थोड़ा दूर पुराना टूटा फूटा पक्का रोड जा रहा था। रोड की दूसरी तरफ छोटी सी चाय की दुकान थी। रोड पर बिजली की लाइटों के 2 खंभे लगे हुए थे। उनकी रोशनी भी ज्यादा दूर तक नहीं फैल रही थी। दूर शहरों यानी गीदड़ के चिल्लाने की आवाजें और कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। घर की चौखट के पास काली बिल्ली रो रही थी। बारिश रुक गई थी। राज जैसे ही दरवाजा बंद करके रत्ना और रत्ना की विधवा मां से यह कहने आता है कि बारिश बिल्कुल बंद हो गई है, मैं अपने घर जा रहा हूँ, तो अचानक बिजली चली जाती है और तभी राज का फोन आने की वजह से उसके मोबाइल की घंटी की तेज तेज आवाज उस सन्नाटे में गूंजने लगती है। राज फोन उठाता है तो दूसरी तरफ से पुलिस इंस्पेक्टर मिलन कहता है, आप राज पेंटर साहब बात कर रहे हैं? जी, मैं राज चित्रकार बोल रहा हूँ। राज पूछता है, लेकिन मेरे नौकर के नंबर से आप कौन सर बात कर रहे हैं? पुलिस इंस्पेक्टर मिलन कहता है, मैं आपके इलाके का पुलिस इंस्पेक्टर मिलन बात कर रहा हूँ। श्मशान घाट के पास आपके नौकर की किसी ने हत्या कर दी है। उसकी लाश को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी खूंखार जंगली जानवर ने उसकी हत्या की है। फोन पर इतनी बात सुनते ही राज के मोबाइल का नेटवर्क गायब हो जाता है और राज को घुप अंधेरे में ऐसा महसूस होता है कि रत्ना और उसकी मां के अलावा घर में कोई तीसरा भी है। तीसरा स्त्री है या पुरुष,
या कोई आदमखोर जानवर? यह पता लगाने की जगह राज को अपने घर जल्दी पहुंचने का काम ज्यादा जरूरी लगता है, क्योंकि श्मशान घाट के पास उसके वफादार नौकर की किसी ने हत्या कर दी थी। राज रत्ना माया की मां से अपने घर जाने को कहकर जैसे ही अपनी बाइक स्टार्ट करता है तो उसे बाइक के एक नहीं बल्कि दोनों टायर पंचर नजर आते हैं। परेशान होकर राज प्राइवेट टैक्सी बुलाने के लिए फोन करता है तो उसके मोबाइल का नेटवर्क गायब था, इसलिए राज को दोबारा रत्ना के घर में जाना पड़ता है ताकि अगर रत्ना के मोबाइल में नेटवर्क आ रहा हो तो प्राइवेट टैक्सी को फोन कर सके। राज रत्ना से कहता है, रत्ना तुम मुझे अपना मोबाइल फोन दो ताकि मैं प्राइवेट टैक्सी को फोन करके बुला लूं। राज जैसे ही प्राइवेट टैक्सी बुलाने के लिए नंबर लगाता है तो रत्ना के मोबाइल पर किसी और का फोन आ जाता है। राज यह कहकर रत्ना को मोबाइल वापस दे देता है कि आपका फोन आ रहा है। रत्ना कहती है, फोन उठाओ, यह आपका फोन है। राज कहता है, मेरा फोन यह कैसे हो सकता है? रत्ना कहती है, आप एक बार फोन तो उठाओ, मैं सच कह रही हूँ, आपका ही फोन है। राज रत्ना के कहने से फोन उठाता है तो दूसरी तरफ से माया राज से नाराज होकर कहती है, जो चीज मैंने श्मशान घाट की पानी की टंकी के ऊपर आपके लिए रखी थी उसको लेने के लिए आपने अपने नौकर को भेजा। उसकी इस गुस्ताखी के लिए मैंने उसे मौत की सजा दी है। राज पूछता है, कौन बोल रही हो तुम? मैं माया बोल रही हूँ। माया जवाब देती है और उसके बाद फोन खुद व खुद स्विच ऑफ हो जाता है। माया का फोन सुनकर राज अपनी शुद्ध बुद्ध खो देता है। तभी रत्ना राज का हाथ पकड़कर घर से बाहर लाकर कहती है, अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुरंत यहाँ से भाग जाओ। मेरी विधवा माँ ही माया है, वह मेरी सौतेली माँ है और वह पिछले 20 वर्ष से आपको खोज रही है, क्योंकि मेरी सौतेली माँ माया आपके पिछले जन्म में आपकी प्रेमिका थी। मेरे पिता रंजीत ने आपकी हत्या करवाकर शादीशुदा होने के बावजूद माया से दूसरी शादी कर ली थी। माया माँ को जब यह बात पता चली तो उसने आपको याद कर करके आपकी याद में तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी थी। उस समय मैं 1 वर्ष की छोटी बच्ची थी। वह बरसों से इंतजार कर रही है कि कब आप उसे मिले और वह आपकी जान लेकर आपको हमेशा के लिए अपने साथ ले जाए। प्रिय साथियों, इस तरह इस कहानी का पहला भाग यहीं समाप्त होता है। इस कहानी का दूसरा भाग अगले वीडियो में मिलेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह प्रेरणादायक कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। साथ ही आपको यह कहानी कितना मोटिवेट किया, कृपया कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। साथ ही अपनी राय भी दें जिससे हमें इस दिशा में मार्गदर्शन मिले। आपके किसी भी प्रश्न एवं सुझावों का स्वागत है। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। और अंत में एक आग्रह है कि कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय सनातन।